कराची शहर के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ यकीनन सुन रखी होंगी। लेकिन आज ये जो कहानी जो कि कराची शहर की कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसको सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कभी कभी आप ना चाहते हुए भी या किस्मत से उन रास्तों पे ज़रूर पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो मखलूक जिसे गैर मरई मखलूक कहा जाता है वो आपकी मुंतज़िर हुआ करती है। खैर, ये उस दौर की बात है जिस दौर में मैं काफ़ी अरसे से बेरोज़गार था। और सच्ची बात यह है कि जब आप बेरोज़गार होते हैं तो आपको अपने घर वालों के रोज़ बरोज़ ताने ज़रूर सुनना होते हैं। तो मैं भी अपने घर वालों के ताने सुन सुन के परेशान हो चुका था और मैंने महज 5-6 हज़ार रुपये से एक छोटे से कारोबार का आगाज़ किया था। ये जो कारोबार था ये बुनियादी तौर पे ऐसा कारोबार था जिसको हम कैरी कर सकते हैं, यानी मैंने एक ठेले पे कुछ सामान बेचना शुरू कर दिया था। मेरी ना ही कोई किराए की दुकान थी, ना ही कोई फिक्स्ड अमाउंट या किराया मुझे देना होता था। बस मेरा ठेला था, मैं उसके ज़रिए जो भी कमाता वो सारा का सारा मेरा हुआ करता था। वैसे आमतौर पे मेरी कोशिश होती थी कि मेरे पास जो भी ठेले के ऊपर माल मौजूद है ये सारा का सारा माल मैं बेचने के बाद वापस अपने घर की तरफ आऊँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे माल थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ था उसको वापस लाना पड़ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर मेरा जो माल था वो बिक जाया करता था। तो वैसे ही मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो गुलबर्ग है, गुलबर्ग के अंदर एक जगह है जिसे खान ग्राउंड कहा जाता है। तो मैं खान ग्राउंड के सामने से गुज़र रहा था, यानी मैं उस स्ट्रीट पे या उस गली में मौजूद था जहाँ पे एक तरफ घर बने हुए थे जबकि उल्टे हाथ पे ग्राउंड मौजूद था। अब ये जो गली है, जो लोग इस गली या इस एरिया के बारे में जानने वाले हैं उनको पता होगा कि इस गली में बेतहाशा लंबे लंबे घने पेड़ मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा करते हैं बल्कि इस छाँव की वजह से या इन पेड़ों की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल दिखाई दिया करता है। खैर, इत्तेफाक से जब मैं उस गली से गुजर रहा था तो उस गली के अंदर एक तो अंधेरा था और दूसरा मुझे दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, मैं तेज़ी से या तेज़ रफ्तारी के साथ इस गली से गुजरने लगा और मेरी कोशिश थी कि मैं खैरियत से इस गली से बाहर की तरफ आ जाऊं। वैसे भी बड़ी जनरल सी बात है कि जब आप अकेले हों या वहाँ पे लाइट्स मौजूद ना हों और आपके एक तरफ ऐसा ग्राउंड मौजूद हो जिसके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ आपने पहले से सुन रखे हों, तो आपका भी ब्लड प्रेशर यकीनन ऊपर नीचे हुआ करता है। अजीब बात ये थी कि मैं जिस तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा था उसी तेज़ रफ्तारी के साथ मुझे मुख्तलिफ़ औरतों के, लड़कियों के हंसने की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि इस तरफ, यानी जहाँ पे घर मौजूद हैं, 3-4 घरों में मुसलसल कुछ औरतें हैं जो ना सिर्फ बातें कर रही हैं बल्कि यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हुआ करती है कि जिसकी वजह से वो हर कुछ सेकंड्स के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसना या कहकहे लगाना शुरू कर देती हैं। मेरी रफ़्तार तो तेज़ थी लेकिन मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि जो भी आवाज़ें आ रही हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या तो ये यकीनन इंसानी औरतों की आवाज़ें हैं या फिर महज मेरे कान मुसलसल बजते चले जा रहे हैं। इसी दौरानिए में जब मैं गली के अख्ताम पे पहुंचने वाला था तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा सा बरगद का दरख्त मौजूद था जो कि ना सिर्फ कॉर्नर से थोड़ा पहले था बल्कि वो कुछ इस तरह से झुका हुआ था कि दोनों गलियों में, यानी लेफ़्ट और राइट पे जो गलियाँ मौजूद थीं वो दोनों गलियों में हल्की हल्की सी छाँव मुहैया किया करता था। अब मेरे पास ये जो रास्ता था वो यही रास्ता था कि मुझे उस दरख्त के नीचे से गुज़रना था और ना सिर्फ गुज़रना था बल्कि अपने आप को महफूज करना था। लेकिन आप यकीन करें कि जैसे जैसे मैं उस दरख्त की तरफ बढ़ रहा था मुझे हल्की हल्की सी रात की रानी की खुशबू महसूस होना शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने या तो रात की रानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है या फिर जैसे आमतौर पे इस तरह की खुशबू के परफ्यूम या इतर मौजूद होते हैं वैसे ही किसी ने बहुत तेज़ी के साथ या बहुत तेज़ इतर लगा रखा है। आप यकीन करें कि जैसे ही एग्जैक्टली मैं उस दरख्त के नीचे पहुंचने ही वाला था या पहुंचा ही था तो मुझे कुछ ऊपर से आवाज़ें सी महसूस होना शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे दरख्त के पत्ते एकदम से खुद ब खुद हिलना शुरू हो चुके हैं।
अब जाहिर सी बात है, जब आप उस गली से गुजर रहे हो, उस दरख्त के पास या उसके नीचे मौजूद हो और आपके पास आपका सामान या रोज़गार का ज़रिया मौजूद हो, तो एक तो आप हल्के हल्के उस जगह से गुजरने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी की वजह से मेरा ठेला या जो भी मेरा सामान है, जो भी मेरे रोज़गार की चीज़ें हैं, वो नीचे गिर जाएं। सच्ची बात है कि मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मुझे अपने से ज़्यादा अपने सामान की फ़िक्र थी। खैर, जैसे ही मुझे ये आवाज़ें आना शुरू हुई, तो इन आवाज़ों को सुनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने नीचे से ऊपर की तरफ देखा, तो मुझे एक लम्हे के लिए यकीन ही नहीं आया कि जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद है, इस मंज़र का हकीकत से कोई ताल्लुक़ भी है या सरासर मेरा वहम है। लेकिन हाँ, ऐसा ही था कि जब मैंने बाकायदा ऊपर की तरफ दोबारा से देखा, तो एक औरत बाकायदा ऊपर से नीचे की तरफ ना सिर्फ लटकी हुई थी, बल्कि उसके हाथ और पैर इस कदर लंबे थे कि उसके हाथ और पैर बाकायदा 4-4, 5-5 फीट तक मुझे लंबे खिंचे हुए दरख्त पे लिपटे हुए दिखाई दे रहे थे। अजीब बात यह थी कि उल्टा लटकने की वजह से उसके जो बाल थे वो बाकायदा नीचे आ चुके थे, और अब ऐसा लग रहा था उल्टा लटकने की वजह से उसकी जो आंखें हैं या उसकी आंखों की जो आई बॉल्स हैं मुझे मुकम्मल तौर पे सफ़ेद होती हुई दिखाई दे रही थीं। आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही खौफनाक औरत, जिसकी शक्ल ऐसी थी कि अगर आप अल्लाह ना करे उसको देख लें तो शायद आप बेहोश हो जाएं। वो उस दरख्त से ऊपर से नीचे की तरफ लटकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है। बस ये अल्लाह जानते हैं कि मैंने जैसे ही अपनी निगाहें नीचे की, तो मैंने अगले ही लम्हे अपने उस ठेले के हमरा वहाँ से तेज़ी के साथ भागना शुरू कर दिया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैंने वहाँ से भागना शुरू किया है, तो मुझे उस औरत के कहकहा लगाने की या कुछ अजीब तरीके से हंसने की और कभी कभी गुर्राने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। बस ये अल्लाह जानता है कि ये जो छोटा सा मोड़ था, या यहाँ से जब मैं अगली गली में दाखिल हुआ, तो तब तक मुझे अपनी सांसों के उखड़ने का एहसास हो रहा था। इस पूरे रास्ते जब तक कि मैंने इस गली को या इन गलियों को क्रॉस नहीं किया, जो भी कुरानी आयत सूरतें मुझे आया करती थीं, मैं मुसलसल उनकी तिलावत कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने इन गलियों को या इस एरिए को क्रॉस किया और मैं ज़रा आगे की तरफ आया, तो मुझे इक्का दुक्का लोग दूर से ही दिखाई देना शुरू हो गए। अब मैंने अपने ठेले को बाकायदा उन लोगों की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उनके पास जाके मैं ज़रा सुकून का सांस ले सकता हूँ। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं उन लोगों के पास पहुँचा, उनको मैंने इस तरह से एक औरत के देखे जाने के बारे में बताया, तो वो कहने लगे कि ये जो गली है, ख़ास तौर पे ये जो दरख्त वाला एरिया है, ये अभी नहीं सालों से बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, और अक्सर लोग रात में इस जगह आने से या यहाँ से गुज़रने से परहेज़ किया करते हैं। और सच्ची बात यह कि मैंने भी उस जगह आने से, बल्कि दिन में भी आने से न सिर्फ तौबा कर ली थी, बल्कि जैसे ही दूर से मुझे वो हिस्सा, वो इलाका नज़र आना शुरू होता, तो मैं दिल ही दिल में आहिस्ता आहिस्ता करके कुरानी सूरतों और आयत की तिलावत करना शुरू कर देता। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये कहानी मिस सना की कहानी है, और ये कहानी 1996-97 की कहानी है। ये बताती है कि उस दौर में जब मेरी शादी हुई थी, तो शादी के तकरीबन 3 या 4 साल के बाद हम लोग एक ऐसे बंगले में शिफ्ट हुए थे, जो कि ना सिर्फ सखी हसन कब्रिस्तान के सामने मौजूद था, बल्कि अगर आप छत के ऊपर चले जाएं तो सामने जितना भी कब्रिस्तान है, सारा का सारा कब्रिस्तान बआसानी नज़र आ सकता था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो मेरी जो मदर थी, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे ताकीद की थी कि बेटा कोशिश करना कि जहाँ पे जिस घर में तुम रह रही हो, तो वहाँ उस जगह को पाक साफ रखने की कोशिश करना। तुम भी कोशिश करना कि हमेशा पाक साफ रहो, और अपने शौहर को भी यही ताकीद करना। जैसे कि आमतौर पे बड़े बहुत सारे नसीहतें किया करते हैं, वैसे ही मैंने इन नसीहतों को सुना, यानी एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया।
अब जाहिर सी बात है कि जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो हमारी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। तो अक्सर ऐसा होता था कि दिन के हिस्से में मेरे शौहर अपने ऑफिस में मौजूद होते, जबकि मैं अकेली घर के अंदर हुआ करती थी। शुरू शुरू में मेरे जहन में मेरी मदर की वो बात थी कि इस घर को, इस जगह को, ख़ुद को पाक साफ रखना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो मैं जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा फोकस नहीं रख पाती थी। तो आप कह सकते हैं कि शुरू का जो टाइम था बहुत ही अच्छा टाइम था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे जब मैंने भी थोड़ी सी लापरवाही की तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो हालात थे ये तब्दील होना शुरू हुए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे शौहर को शुरू से ही जो इम्पोर्टेड कुत्ते होते हैं उनको पालने का शौक़ था, और वो यकीनी 1 या 2 कुत्ते हर वक्त अपने घर के अंदर रखा करते थे। तो वैसे ही एक रात थी, इत्तफाक से जो मेरे हस्बैंड ने उनको किसी भी वजह से ऑफिस में रुकना पड़ा, और उनका ख्याल था कि रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे तक वो वापस आ जाएंगे। आप यकीन करें कि तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था कि मुझे हमारे कुत्ते के एकदम से भौंकने की आवाज़ आना शुरू हुई। अब ये जो कुत्ता था एक तो इम्पोर्टेड था, और दूसरी बात ये कि जो कुत्ता था ये क्योंकि ट्रेंड था, तो अगर ये भौंक रहा था तो यकीनन कोई ना कोई चीज़ ऐसी मौजूद थी जो ख़तरे का बाइस थी। अब शुरू में जब मैंने इसकी आवाज़ को इग्नोर किया तो जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे इसकी जो आवाज़ थी या इसका जो भौंकना था वो बढ़ता चला जा रहा था। खैर, मैंने फाइनली जब अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद जहाँ पे वो सामने मौजूद था उस तरफ देखना शुरू किया, तो मैंने देखा ये जो कुत्ता है ये मुसलसल सीढ़ियों की तरफ देख रहा है और वहाँ देख के भौंकता चला जा रहा है, जैसे कि कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद हो या इसको दिखाई दे रहा हो। आप यकीन करें कि ये इतना खौफनाक तरीन मंजर था कि कुत्ता सीढ़ियों की तरफ देख रहा था और मैं कुत्ते की तरफ देख रही थी। और सच्ची बात यह कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कमरे से बाहर निकलूं, बाहर जाके जहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं वहाँ से ऊपर जाऊँ या वहाँ जाके देखूँ कि आखिर कौन वहाँ पे मौजूद है। ये बात तो कंफर्म थी कि कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद था, और इसी वजह से ये जो कुत्ता था मुसलसल रिस्पॉन्स कर रहा था। मैंने दरवाजे को बंद किया और दरवाज़ा बंद करने के बाद वापस अपने बेड के ऊपर आके बैठ गई। मेरा ख्याल था कि थोड़ी देर में जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो वो खुद ही जाके देख लेंगे कि वहाँ पे बिल्ली मौजूद है या फिर ऐसी कौन सी मखलूक है जिसको देख के कुत्ता मुसलसल भौंकता चला जा रहा है। जब मैं बेड के ऊपर आके बैठी तो मेरा ख्याल है कि 5 मिनट के बाद मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की कि कुत्ते की जो आवाज़ थी वो एकदम से चेंज हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे अब कुत्ते ने रोना शुरू कर दिया है। अच्छा, कुछ देर के बाद यानी जब वो रोना शुरू कर रहा था तो उसके बाद आखिर में उसकी जो आवाज़ थी वो एकदम से ऐसी हो जाती थी जैसे कि कुत्ते की आवाज़ उसके मुंह से निकल ही ना रही हो। कुछ अजीब सी आवाज़ थी जो उसके मुंह से निकल रही थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे कुत्ते के बजाय कुत्ते के रूप में कोई इंसान रो रहा है। खैर, काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद बिला आखिर मेरे जो हस्बैंड थे वो वापस आ गए। अब अजीब बात ये थी कि जब मेरे हस्बैंड वापस आए तो वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे अपने ऑफिस के काम से हैदराबाद रवाना होना है। यानी कि तकरीबन 2 बजे रात को वो आए थे और उनको 3 बजे रात में हैदराबाद के लिए रवाना होना था। मैंने उनको कहा कि आप कोशिश करें कि आज रात यहीं पे गुजार लें। अगर आप इस बात को डिले कर सकते हैं तो ये मेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन जाहिर सी बात है उनके ऑफिस की कोई रिक्वायरमेंट थी, कोई ज़रूरी काम था जिसकी वजह से इनको हैदराबाद के लिए रवाना होना था। खैर, मैंने इनको खाना वगैरह दिया और खाना देने के बाद जब ये हैदराबाद के लिए रवाना हुए तो मैं दोबारा से बेड के ऊपर आके बैठ गई। मुसलसल मेरे जहन में वो बातें चल रही थी कि कुत्ता किस तरह रो रहा था और किस तरह वो मुसलसल सीढ़ियों की तरफ देख के अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। आप यकीन करें कि मुझे बैठे हुए मुश्किल से 5 या 7 मिनट गुजरे होंगे। अब मुझे ऐसा लगा कि जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों से कोई उतरता हुआ नीचे आ रहा है या सीढ़ियों से कोई ऊपर चढ़ रहा है। अब जाहिर सी बात, ये जो बात थी ये बड़ी ख़तरे वाली बात थी, और जैसे ही मुझे ये आवाज़ आना शुरू हुई तो बाकायदा कुत्ते ने दोबारा से भौंकना शुरू कर दिया। अब मैंने सोचा कि जहाँ पे मेरी खिड़की मौजूद है उस खिड़की से, जहाँ पे एक लोहे की ग्रिल भी लगी हुई थी, मैं वहाँ से चुपके से पर्दे की आड़ में बाहर की तरफ देखती हूँ और देखती हूँ कि कहीं कोई चोर तो मौजूद नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो दरवाज़ा अंदर से लॉक है, मैं पुलिस को फ़ौरन से कॉल कर दूँगी। मेरा ख्याल है कि मेरी जो आंखें थीं मुसलसल स्टेयर्स की तरफ थीं, जबकि मैं कमरे के अंदर मौजूद अपने आप को छुपा के महफूज समझ रही थी।
इसी दौरानिए में मैंने एक ऐसा मंज़र देखा जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन मंज़र था। मैंने देखा कि एक लड़की जो कि मुश्किल से 15 या 16 साल की होगी, वो बाकायदा कपड़ों के बगैर सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे की तरफ आ रही है। ऐसा लग रहा था जहाँ पे हमारी छत मौजूद है उस छत से वो नीचे आ रही है। कुछ अजीब सा उसने पेट के ऊपर एक कपड़ा बांध रखा था और बाकी उसके पूरे जिस्म पे किसी भी किस्म के कपड़े मौजूद नहीं थे। अजीब बात यह थी कि उस औरत का या उस लड़की का जो जिस्म था वो इस कदर सफ़ेद था, ऐसा लग रहा था उसके जिस्म पे बाकायदा या तो आटा लगा हुआ है या फिर पाउडर लगा हुआ है। कुछ अजीब तरीके से वो सीढ़ियों से उतरती हुई न सिर्फ मेरे सामने से होती हुई नीचे की तरफ गई, यानी कि जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर मौजूद था वो उस तरफ चली गई, बल्कि जैसे ही वो मेरे सामने से गुजरी तो एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक चुकी हैं। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन औरत है, कौन लड़की है जो बाकायदा ऊपर से यानी छत से नीचे की तरफ गई है। वैसे ही हुआ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बेड पे आके बैठी और आप यकीन करें कि मुसलसल मेरे पसीने छूट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ब्लड प्रेशर लो होता चला जा रहा है। एक एक लम्हा मेरे लिए गुजारना मुश्किल था और जाहिर सी बात है मेरे जो शौहर थे वो अभी कुछ देर पहले ही हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि जो टाइम पास है वो मैं कैसे करूं और कैसे बिलाखिर सुबह होगी। खैर जैसे तैसे करवटें बदलते बदलते इधर उधर देखते हुए जैसे तैसे बिलाखिर फजर की अजान का वक्त शुरू हो गया। जैसे ही फजर की अजान होना शुरू हुई तो मेरा थोड़ा सा हौसला बहाल हुआ, क्योंकि मैंने सुना था कि जब फजर की अजान होती है या ख़ास तौर पे अजान की आवाज़ सुनाई देती है तो जो भी इस तरह की मखलूक़ात हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ भागना शुरू कर देती हैं। अब जब फजर की अजान हुई तो उसके बाद मैंने आंखें बंद की, आयतुल कुर्सी पढ़ी और सोने की कोशिश करने लगी। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ना सिर्फ नींद आ गई, बल्कि जब मेरी आँख खुली तो दोपहर के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और मेरा ख्याल था कि थोड़ी बहुत देर के बाद मेरे जो शौहर हैं वो वापस कराची अपने घर आ जाएंगे। लेकिन आप यकीन करें कि उनका वेट करते करते बिलाखिर रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया और वो थे कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खैर इसी दौरानी में एकदम से जो हमारे पास PTCL मौजूद था उसकी बेल बजना शुरू हुई और जब मैंने फ़ोन उठाया तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे आते आते रात के तकरीबन 2 ढाई बजे का टाइम हो जाएगा, तो तुम मज़ीद परेशान नहीं होना। अगर तुम्हें नींद आए तो तुम खाना खाने के बाद सो जाना। अब जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड थे, मैं उनका इंतज़ार कर रही थी और मेरी आदत थी कि मैं उनके साथ खाना खाया करती थी। बहरहाल मैंने उनको कहा कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी, जब आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह दोनों साथ ही खाना खाएंगे। अब इसी तरह जब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हुआ तो एकदम से मेरे कुत्ते ने दोबारा से भौंकना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुसलसल किसी को देख रहा है और किसी ख़ास सिमत में देख के भौंकता चला जा रहा है। पहले मैं कोशिश कर रही थी कि उसकी आवाज़ को या उसके इस चीखने को मैं नज़रअंदाज कर सकूं, लेकिन जब मुसलसल उसकी आवाज़ बढ़ती चली गई तो बिलाखिर वैसे ही मैंने खिड़की में पर्दे की आड़ से बाहर की तरफ देखना शुरू किया। मैंने देखा जो हमारा कुत्ता था वो मुसलसल खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, यानी जहाँ पे कब्रिस्तान नज़र आया करता था उसकी नज़रें मुसलसल उस तरफ थीं। अब ऐसा लग रहा था कि इस कुत्ते को कब्रिस्तान के अंदर कोई ना कोई चीज़ दिखाई दे रही है और ये उस चीज़ को देखने के बाद मुसलसल भौंकता चला जा रहा है। आप यकीन करें कि तकरीबन 10 मिनट तक ये जो कुत्ता था मुसलसल उस तरफ देखता रहा और वैसे ही ज़ोर ज़ोर से भौंकता चला गया। अब तकरीबन 10-15 मिनट के बाद जब यह चुप हुआ तो इत्तेफाक से मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। अच्छा, ये जो हमारा घर था, जो कि अभी हमारा घर है, इसमें शुरू से ही जो वॉशरूम थे वो घर के आखिर में यानी बिल्कुल आखिर की तरफ बनाए जाते थे और जैसे कि आज के दौर में वॉशरूम को अपने कमरे के साथ अटैच कर दिया जाता है, उस दौर में वैसा नहीं हुआ करता था। अब जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरा जो रुख था वो वॉशरूम की तरफ था, लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ से मुझे गुजरना था तो मेरे लेफ़्ट साइड पे एक खिड़की खुली हुई थी। अब ये जो खिड़की थी, इस खिड़की से अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो सामने कब्रिस्तान नज़र आया करता था। आप यकीन करें मैं किसी भी कीमत हरगिज़ उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं देखना चाहती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम आप नहीं करना चाहते आपसे वही गलती या वही काम हो जाया करता है। जैसे ही मैं उस खिड़की के सामने से गुजरी
तो मुझे एक हल्की सी रोशनी सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे ये जो रोशनी है ये बाहर की तरफ से, ये कब्रिस्तान की तरफ से एकदम से नमूदार हुई है और नमूदार होने के बाद देखते ही देखते गायब हो गई है। अब पहले मुझे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है या फिर कब्रिस्तान के रोड पे कोई गाड़ी गुजर रही है, जिसकी वजह से हल्की हल्की सी रोशनी मुझे बाकायदा महसूस हो रही है। और इसी वजह से जब मैंने रुकने के बाद बाकायदा कब्रिस्तान की तरफ देखना शुरू किया, तो आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने कब्रिस्तान की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने जहाँ पे कब्रें मौजूद हैं और उनके अतराफ़ में जहाँ पे बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पे कुछ औरतें हैं जो खड़ी हुई हैं। और अजीब बात ये थी कि जितनी भी औरतें वहाँ पे खड़ी हुई थीं, उन तमाम औरतों ने शायद सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था। अब एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है वो सरासर हकीकत है या मेरा वहम है। आप यकीन करें कि जब मैंने दोबारा से जानबूझ के वहाँ पे रुक के बाहर की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि तकरीबन 15 से 20 औरतें हैं जो सामने खड़ी हुई हैं और वो तमाम की तमाम औरतें एक ख़ास अंदाज में ज़मीन के ऊपर खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखा हुआ है। कुछ अजीब तरीके से कोई रिचुअल ये लोग वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतानी इबादत वहाँ पे की जा रही है। बज़ाहिर जो कुछ मेरे सामने मौजूद था, ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मल औरतें हैं और वहाँ पे कोई उल्टा सीधा काम कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने उनके ऊपर मज़ीद गौर किया तो अजीब बात ये थी, जितनी भी औरतें थीं, इन औरतों की जो आँखें थीं, उन आँखों से लाल सी रोशनी थी जो मुसलसल निकल रही थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि उनकी आँखों की जगह पे अंगारे मौजूद हैं। आप यकीन करें कि जब मैंने इस तरह से उन औरतों को कोई रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखा तो मैं एकदम से पीछे हटी और बजाय इसके कि मैं वॉशरूम की तरफ जाती, मैं वापस अपने कमरे की तरफ भागती चली आई। अल्लाह जानते कि जैसे तैसे ये जो टाइम था, ये टाइम मैंने गुजारा और जब मेरे हस्बैंड वापस आए तो मैंने उनके साथ ये सारा का सारा किस्सा, ये जो भी कहानियाँ मेरे साथ पेश आ रही थी, सारी की सारी मैंने उनको बयान कर दी। अब उनका ये मानना था क्योंकि तुम अकेली होती हो तो बेहतर ये है कि तुम अपने साथ मेरी अम्मी को या अपनी अम्मी को कुछ दिनों के लिए बुला लो, ताकि जो कुछ तुम्हें महसूस हो रहा है ये महसूस होना ख़त्म हो जाए। अच्छा, ऐसा ही हुआ कि मैंने उसके बाद मेरी अम्मी जो थी उनको कुछ दिनों के लिए अपने घर बुला लिया। अजीब बात ये थी कि जब मेरी मदर यहाँ पे आई और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने मेरे साथ रहना शुरू किया, तो शुरू के जो 1-2 दिन थे वो बड़े नॉर्मल थे, लेकिन 1-2 दिन के बाद मेरी मदर ने भी कुछ इस तरह की चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया। उनका भी ये कहना था कि रात में तकरीबन 3 बजे के टाइम जब वो तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठी तो बताती कि मेरी आदत थी कि मैं वज़ू करने के बाद जब तहज्जुद पढ़ती थी तो तहज्जुद पढ़ने के बाद काफ़ी देर तक दुआ किया करती थी। तो वैसे ही उस रात जब मैंने तहज्जुद के जो भी नवाफिल थे उनको पढ़ा और पढ़ने के बाद जब मैंने दुआ करना शुरू की तो पहले मुझे ऐसा लगा कि सीढ़ियों की तरफ से किसी के ऊपर जाने की या नीचे आने की आवाज़ आना शुरू हुई है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे ये जो कदमों की आवाज़ थी, ये पायल, ये घुंघरूओं की आवाज़ में तब्दील हो चुकी थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे पायल, ये घुंघरूओं की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। अब जाहिर सी बात है, मेरी जो मदर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा दिलेर थी, तो उनको इतनी जल्दी डर नहीं लगा करता था। वो बताती कि जैसे ही मेरी दुआ मुकम्मल हुई तो दुआ मुकम्मल होने के बाद जब मैं वापस उस तरफ आई जहाँ पे वो सीढ़ियों वाला हिस्सा मौजूद था, तो मुझे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई एकदम से कभी सीढ़ियों से नीचे आता है और एकदम से कभी ऊपर जाता है, और जो भी ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है वो इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ सामने से गुजरता है कि बस ऐसा लगता है जैसे कोई वाइट सा शेड है जो सामने से गुजरा है। वो जो भी वजूद था मेरी मदर को मुकम्मल तौर पे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना यकीन ज़रूर था कि कोई ना कोई है जो बार बार इनके सामने ये शरारत कर रहा है। खैर, जब फ़जर की अज़ान हुई और अज़ान के बाद जब मेरी मदर ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी तो बताती कि नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे आम तौर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो दोबारा से कुछ देर के लिए रेस्ट किया करते हैं, तो वैसे ही मेरी मदर कुछ देर के लिए जब आके लेटी, वो बताती कि मेरी आँख लगने ही वाली थी कि उनको ऐसा लगने लगा कि उनके सराउंडेड में, यानी जहाँ पे वो लेटी हुई हैं,
कोई मुसलसल वॉक कर रहा है। अब जैसे ही इनको किसी के वॉक करने की आवाज़ आना शुरू हुई तो इन्होंने उस आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया। मेरी मदर बताती है कि जैसे जैसे मैं इस आवाज़ को फॉलो कर रही थी वैसे वैसे मुझे अब बाकायदा किसी के सांसें लेने की भी आवाज़ आ रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सराहने पे कोई आके खड़ा हो चुका है और मुसलसल गहरी गहरी सांसें ले रहा है। मेरी मदर बताती है कि हालांकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कोई ना कोई कमरे के अंदर मौजूद है और जो भी कमरे के अंदर मौजूद है वो यकीनन हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मदर ने उसके बाद जो भी इनको आयत आती थी उसकी तिलावत शुरू की और जैसे ही इन्होंने कुरान आयत को पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद इनको एकदम से खामोशी सी महसूस होने लगी। खैर मेरी मदर जिस रात वापस जाने वाली थी यानी जब उनको वापस अपने घर जाना था तो वो बताती कि मैं वज़ू करने के लिए जब वॉशरूम के अंदर गई और वज़ू करके जैसे ही मैं बाहर आई हूँ तो जब मेरी नज़र सामने जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद थी उस तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि एक 18 या 20 साल की लड़की ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहाने के बाद निकली है और उसका जो पूरा जिस्म था या उसके जो कपड़े थे गीले महसूस हो रहे थे और उसने बाकायदा एक टॉवल के ज़रिए अपने बालों को लिपेट रखा था। जैसे कि आमतौर पे औरतें नहाने के बाद अपने बालों को टॉवल के ज़रिए लिपेट लेती हैं या उनको खुश करने की कोशिश किया करती हैं। मेरी मदर बताती है कि बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था वो जो भी औरत है जो भी लड़की है वो वैसे ही नॉर्मल औरत है जैसे कि आम तौर पे हुआ करती हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि ऊपर जहाँ पे छत मौजूद थी वहाँ पे भी एक ग्रिल लगी हुई थी और उस ग्रिल में ताला लगा हुआ था और जहाँ ये ऊपर से होती हुई नीचे गई थी वहाँ पे भी ऊपर आने के लिए आपको ग्रिल खोल के ऊपर आना पड़ता था। यानी दोनों तरफ ना सिर्फ ताले लगे हुए थे बल्कि दोनों तरफ से आना और जाना नामुमकिन था। अब जब मेरी मदर ने अपनी आंखों के सामने उस लड़की को ऊपर से नीचे आते हुए देखा और बग़ैर गेट खोले या बग़ैर ग्रिल खोले उसको नीचे जाते हुए देखा तो मेरी मदर ने उसी दिन मेरे हस्बैंड को कहा कि जितना जल्दी हो सकता है आप इस जगह को या इस घर को छोड़ दें या जो भी इसका रूहानी इलाज है उसको मुकम्मल तौर पे करवाएं। आप यकीन करें कि उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया और बिलाखिर एक साहब का पता चला जिन्होंने तकरीबन 41 दिन तक हमारे घर के ऊपर पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जो भी अमल था उसको कामयाबी से अंजाम दिया। अल्लाह का शुक्र है कि जब उन्होंने पढ़ाई की या पढ़ाई करने के बाद जो कुछ उन्होंने किया था उसके नतीजे में जो भी मखलूक़ात हमें नज़र आया करती थी उसके बाद से नज़र आना ख़त्म हो चुकी थी।